तारीख 8 मार्च 2014 एविएशन इतिहास के पन्नों में एक गहरे रहस्य और कभी ना खत्म होने वाले दुहक के दिन के तौर पर दर्ज है। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 एक बोइंग 777-200ER कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक आम सी रात की यात्रा पर निकली थी। उसमें सवार थे 227 पैसेंजर्स, जिनमें छुट्टी मनाने वाले, बिजनेस ट्रैवलर्स और परिवार शामिल थे, और साथ में थे 12 डेडिकेटेड क्रू मेंबर्स। ये एयरक्राफ्ट, जिसका रजिस्ट्रेशन 9M MRO था, आसमान का एक भरोसेमंद साथी था और उसका सेफ्टी रिकॉर्ड भी अच्छा था। लेकिन उड़ान भरने के 1 घंटे से भी कम समय में जब वो साउथ चाइना सी के ऊपर से गुजर रहा था, वो अचानक सिविलियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार स्क्रीन से गायब हो गया और दुनिया की सबसे उलझी हुई और महंगी एविएशन मिस्ट्रीज में से एक की शुरुआत हुई। कॉकपिट से आखिरी बातचीत गुड नाइट मलेशियन 370 मलेशियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को रात के 1:19 MYT पर मिली, जब प्लेन वियतनामी एयर स्पेस में जाने ही वाला था। इस आम सी लगने वाली विदाई ने आने वाली खामोशी या अपने तय रास्ते से उस अजीब भटकाव का कोई इशारा नहीं दिया जो इसके बाद होने वाला था। इसके कुछ ही देर बाद एयरक्राफ्ट के ट्रांसपॉन्डर ने, जो ग्राउंड कंट्रोल को उसकी पहचान और ऊंचाई बताता है, सिग्नल भेजना बंद कर दिया। फिर प्लेन सेकेंडरी सर्विलांस रडार से भी गायब हो गया। लेकिन मिलिट्री रडार ने एक अनजान एयरक्राफ्ट को ट्रैक किया। माना जाता है कि वो MH370 ही था, जो तेजी से पश्चिम की तरफ मुड़ा, पेनिनसुलर मलेशिया को पार करते हुए, फिर उत्तर पश्चिम में स्ट्रेट ऑफ मलक्का की ओर, और फिर दक्षिण में दक्षिणी हिंद महासागर के विशाल फैलाव में चला गया। यह भटकाव जानबूझकर और बड़ी सफाई से किया गया था। गायब होने के बाद के शुरुआती घंटे बहुत कंफ्यूजन और साफ जानकारी की भारी कमी से भरे हुए थे। एयरलाइन ऑफिशियल्स और सरकारी अधिकारियों को सिचुएशन की गंभीरता समझने में काफी देर लगी, जिसकी वजह से इंतजार कर रहे परिवारों और दुनिया भर की मीडिया तक जरूरी जानकारी पहुंचाने में देरी हुई। दुनिया हैरान होकर देखती रही जब शुरुआती खोजबीन साउथ चाइना सी में की गई, वो इलाका जहां प्लेन को आखिरी बार सिविलियन रडार पर देखा गया था। बाद में ये साफ हुआ कि एयरक्राफ्ट कई और घंटों तक उड़ता रहा था और उसकी खामोशी ने उसके आखिरी अंजाम और उसे कंट्रोल करने वालों के इरादों के रहस्य को और गहरा कर दिया। सारे कम्युनिकेशन सिस्टम्स का पूरी तरह से बंद हो जाना, जिसमें एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशंस, एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम भी शामिल है, किसी आम हादसे से कहीं ज्यादा खतरनाक या पेचीदा चीज की तरफ इशारा कर रहा था। बोइंग 777 इंजीनियरिंग का एक मॉडर्न अजूबा है, जिसमें कई एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगे होते हैं। उन सब का एक साथ फेल हो जाना बिना कोई डिस्ट्रेस कॉल किए बहुत ही अजीब और शक पैदा करने वाली बात है। बाद में सैटेलाइट पिंग्स के एनालिसिस से, जो एयरक्राफ्ट और इनमारसैट सैटेलाइट के बीच ऑटोमेटेड हैंडशेक्स होते हैं, पता चला कि MH370 अपने आखिरी रडार कांटेक्ट के बाद भी लगभग 7 घंटे और उड़ता रहा। लेकिन इन पिंग्स से सिर्फ संभावित लोकेशन के आर्क्स का पता चला, कोई पक्की जगह नहीं, जिससे खोजने वालों को दक्षिणी हिंद महासागर के एक बहुत बड़े और सुनसान इलाके की तरफ गाइडेंस मिली, जो उसकी तय मंजिल से हजारों किलोमीटर दूर था। ये सवाल कि वो वहां क्यों उड़ा और प्लेन के अंदर क्या हुआ, आज भी एक अनसुलझा सवाल है। MH370 में सवार 239 लोगों के परिवारों के लिए पिछले 10 साल एक बहुत ही दर्दनाक सफर रहा है। अनिश्चितता, दुख और जवाबों की एक कभी ना खत्म होने वाली और अक्सर फ्रस्ट्रेट करने वाली तलाश के बीच प्लेन के गायब होने का शुरुआती सदमा जल्द ही एक तकलीफदेह इंतजार में बदल गया, जिसमें बीच बीच में अलग अलग खबरें आती रहीं और अथॉरिटीज की तरफ से पारदर्शिता की कमी महसूस होती रही। कई रिश्तेदार कुआलालंपुर और बीजिंग में इकट्ठा हुए किसी भी छोटी सी खबर के लिए बेचैन थे। हर झूठी अफवाह या ऑफिशियल बयान के साथ उनकी उम्मीदें बनती बिगड़ती रहीं। इसका इमोशनल असर इतना ज्यादा हुआ है कि उसे मापा नहीं जा सकता। जिंदगियां जैसे एक अधर में लटक गई हैं, जब तक कोई पक्का सबूत नहीं मिलता कि उनके अपनों के साथ क्या हुआ, उन्हें क्लोजर नहीं मिल पा रहा है। उन्हें ठीक से अलविदा कहने का मौका भी नहीं मिला है। पीछे रह गए लोगों की पर्सनल कहानियां ऐसी जिंदगियों की दर्दनाक तस्वीर दिखाती हैं जो हमेशा के लिए बदल गईं। ली एरियू, जिनके बेटे यानलिन फ्लाइट पर थे, रिमेम्बरेंस इवेंट्स में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए हैं। उनका शांत निश्चय एक पिता के कभी ना खत्म होने वाले प्यार का सबूत है। यानलिन अपने गांव का गौरव थे, पहले शख्स जो यूनिवर्सिटी गए और विदेश में जॉब हासिल की। उनके माता पिता ने दुनिया भर में घूम घूम कर अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर दी, सुराग ढूंढते हुए
और सर्च एफर्ट्स को सपोर्ट करते हुए। मार्च 2024 में 10वीं बरसी के इवेंट पर मिस्टर ली ने एक भावुक मैसेज लिखा, बेटा 10 साल हो गए, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें घर ले जाने आए हैं। यही भावना अनगिनत दूसरे लोगों की भी है जो एक धुंधली सी उम्मीद से जुड़े हुए हैं कि एक दिन उन्हें सच पता चलेगा और शायद वो अपने प्यारों को घर ला पाएंगे। ग्रेस नेथन, जिनकी मां एन डेजी नेथन एक पैसेंजर थीं, उन्होंने अपने दुख को एक्टिविज्म में बदल दिया है। गायब होने के समय यूके में लॉ की स्टूडेंट थीं, वो अब मलेशिया में एक लॉयर हैं और परिवारों के एडवोकेसी ग्रुप वॉइस 370 की एक जानी मानी आवाज हैं। उन्होंने सर्च जारी रखने के लिए बिना थके कैंपेन किया है, ऑफिशियल रिपोर्ट्स की बारीकी से जांच की है और ज्यादा जवाबदेही की मांग की है। इसी तरह जैकिटा गोंजालेस, जो इन फ्लाइट सुपरवाइजर पैट्रिक गोम्स की पत्नी है, उन्होंने इमोशनल उतार चढ़ाव के बारे में बताया है। हर बार जब कोई नया सर्च अनाउंस होता था तो उम्मीद की झूठी किरणें दिखती थीं, लेकिन उसके बाद निराशा का भारी बोझ आ जाता था। ये परिवार ना चाहते हुए भी एविएशन, सैटेलाइट डेटा और मरीन सर्च ऑपरेशंस के एक्सपर्ट बन गए हैं, सच जानने की अपनी कभी ना हार मानने वाली जरूरत की वजह से। कई परिवारों पर इसका फाइनेंशियल असर भी बहुत बुरा पड़ा है। इमोशनल परेशानी ने इसे और बढ़ा दिया है। लगभग 40 चाइनीज परिवार, जिनमें यानलिन के माता पिता भी शामिल हैं, उन्होंने मलेशियन गवर्नमेंट से सेटलमेंट पेमेंट्स लेने से इनकार कर दिया है और इसके बजाय चाइना में एयरलाइन, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर और दूसरी कंपनीज के खिलाफ लीगल एक्शन लेने का फैसला किया है। वो इसे सिर्फ कंपेंसेशन पाने की कोशिश के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इंसाफ की लड़ाई के तौर पर देखते हैं और एक ज्यादा थॉरो इन्वेस्टिगेशन के लिए मजबूर करने के लिए। कोई पक्का क्रैश साइट, मलबा या शव ना मिलने की वजह से वो एक कानूनी और इमोशनल नो मैन्स लैंड में फंस गए हैं, जिससे जायदाद के मामलों को निपटाना मुश्किल हो गया है और कुछ मामलों में तो डेथ सर्टिफिकेट्स मिलना भी। इतने लंबे समय तक दुख झेलने के बावजूद उनका हौसला इंसानी जज्बे का एक गहरा सबूत है। MH370 के गायब होने की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन मलेशिया ने लीड की, क्योंकि एयरक्राफ्ट वहीं रजिस्टर्ड था और मलेशिया एयरलाइंस उसकी ऑपरेटर थी। एक इंटरनेशनल टीम, जिसे NX13 सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर MH370 कहा गया, बनाई गई। इसमें दुनिया भर की एयर सेफ्टी एजेंसीज के एक्सपर्ट्स शामिल थे, जैसे यूएस नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, यूके का एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और चाइना का एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। उनका काम था गायब होने के हालात और वजह का पता लगाना, न कि किसी पर दोष लगाना या जिम्मेदारी डालना। उनके सामने यह काम बहुत बड़ा था, क्योंकि ऐसी घटना पहले कभी नहीं हुई थी और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर या फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जैसे जरूरी सबूत भी नहीं थे। टीम ने बहुत ध्यान से अवेलेबल डेटा को एनालाइज किया, जिसमें सिविलियन और मिलिट्री रेडार रिकॉर्ड्स, एयरक्राफ्ट के मेंटेनेंस लॉग्स, क्रू और पैसेंजर्स के बैकग्राउंड्स और इनमारसैट से मिला जरूरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन डेटा शामिल था। यह सैटेलाइट डेटा ही सदर्न इंडियन ओशन में सर्च एरियाज डिफाइन करने का मेन आधार बना, जो एयरक्राफ्ट और सैटेलाइट के बीच हुए हैंडशेक्स या पिंग्स के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस पर बेस्ड था। इस एनालिसिस से पता चला कि प्लेन एक 7th आर्क के साथ उड़ा। यह एक कर्व है जो फाइनल पिंग के टाइम सैटेलाइट से प्लेन की अनुमानित दूरी बताता है और माना जाता है कि तभी प्लेन का फ्यूल खत्म हुआ होगा। लेकिन इस डेटा से भी बहुत बड़ा सर्च एरिया मिला, जिसे अक्सर आर्क ऑफ अनसर्टेनिटी कहा जाता है। जुलाई 2018 में मलेशियन इन्वेस्टिगेशन टीम ने अपनी फाइनल सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी की। लगभग 500 पेज के इस डॉक्यूमेंट ने कंफर्म किया कि एयरक्राफ्ट का ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया था और उसे जानबूझकर रास्ते से भटकाया गया था, कई मैनुअल टर्न्स लेते हुए। इसमें बताया गया कि कैसे मलेशियन और वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने प्लेन के उनके स्क्रीन से गायब होने के बाद टाइम पर इमरजेंसी फेजेस शुरू करने में गलती की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि रिपोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन यह पता नहीं लगा पाई कि एयरक्राफ्ट क्यों भटका या गायब हुआ। उसमें लिखा था, टीम MH370 के गायब होने की असली वजह पता नहीं लगा सकी है। इसने किसी थर्ड पार्टी द्वारा गैर कानूनी दखलंदाजी की बात को खारिज नहीं किया, लेकिन किसी भी खास थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं मिला। ये बेनतीजा निष्कर्ष परिवारों और दुनिया भर के कई लोगों के लिए बहुत ही नातसल्ली बख्श था। रिपोर्ट ने मोटा मोटा वही कहा जो पहले से पता था, प्लेन को जानबूझकर डाइवर्ट किया गया था। लेकिन क्यों और किसने किया, यह अभी भी एक राज था। इन्वेस्टिगेटर्स ने बहुत ध्यान से मैकेनिकल फेलियर या आग लगने जैसी किसी बड़ी दुर्घटना को भटकने का मेन कारण होने से इनकार कर दिया, क्योंकि फ्लाइट पाथ में बदलाव
बहुत कंट्रोल्ड तरीके से किए गए थे। उन्हें पायलट्स के बैकग्राउंड में किसी साइकोलॉजिकल इश्यू या जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस का भी कोई सबूत नहीं मिला जो साफ तौर पर पायलट सुसाइड की तरफ इशारा करे। हालांकि यह थ्योरी कई दूसरी थ्योरीज के साथ आज भी काफी मानी जाती है। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन अपनी सीमाओं के अंदर पूरी तरह से की जाने के बावजूद MH370 के मेन रहस्य को काफी हद तक वैसे का वैसा ही छोड़ गई।